बिहार में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर अगर कहा जाए तो श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये मुद्दा लगातार आप उठाते रहे हैं अपनी उसमें। आप कलम बांट रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप कलम ज़रूर बांट रहे हैं, लेकिन उस कलम से आप ज़मीन अपने नाम लिखवा लेंगे। 5 लाख नौकरियाँ हमने दी 17 महीने में। एक व्यक्ति को ले आओ जिसका हमने ज़मीन लिखवाया हो। देखिए, अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी बोलो, प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए कुछ भी कह लो। आप किसी को बदनाम करने के लिए, उसके इमेज को टार्निश करने के लिए आपको जो कहना कह सकते हैं, उनका मुंह है। सबका मुंह तो थोड़ी बंद किया जा सकता है, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम बेस, देयर हैज़ टू बी सम प्रूफ। व्हाई दे जस्ट टॉकिंग, व्हाई दे नॉट गेटिंग एज द प्रूफ? आप सबूत लाओ ना, प्रूफ लाओ। लेकिन आप पर आरोप, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पच रहा कि हम कलम बांट रहे हैं। पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं तो भी गाली खा रहे हैं, कलम बांट रहे हैं तो भी गाली खा रहे हैं। आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप एक मुख्यमंत्री पिता, मुख्यमंत्री माँ के बेटे होकर आपने सिर्फ 9वीं कक्षा का जिक्र बार बार आ रहा है और आप कैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, और जब आप ही का अपनी शिक्षा के लिए कोई विजन नहीं रहा तो फिर आप बिहार की लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। देखिए, ज्ञान और शिक्षा में भारी अंतर है, ये समझना पड़ेगा। और देश ही नहीं, विदेश में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे कई बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। अगर आप देखें स्टीव जॉब, उन्होंने केवल स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य जो है एप्पल का, उन्होंने स्थापित करने का काम किया। मार्क जुकरबर्ग, आप देखिए, वो भी जो है, हमको लगता है कि पूरा कॉलेज भी नहीं कर पाए थे। बड़े नेता, कामराज जैसे नेता, पेरियार जैसे महापुरुष। तो देखिए, हम लोग ज़मीन में रहने वाले हैं, नीतियाँ बनेंगी। ज़मीन में अगर समस्याएं हैं तो उसको देख के नीतियाँ बनेंगी। और हम पढ़ने में अच्छे थे, लोग भले ही कुछ भी बोले। जो आजकल जो लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनके राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो 12वीं फेल है। उस पे हमको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस पंचायत के मंच पर मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, शिक्षा के मुद्दे से मैंने सवाल उठाया था, लेकिन वो दूसरे दिशा में ले गए हैं तेजस्वी जी। आप बताइए, आप क्या सहमत हैं तेजस्वी जी से? और शिक्षा का मुद्दा जो विपक्ष कह रहा है कि साहब जो खुद शिक्षित नहीं है वो क्या शिक्षा देगा, विपक्ष के इस मुद्दे में कितना दम? देखिए, सही बात है। हमारे साथ जो ऑडियंस भी है, विपक्ष में एक्चुअली सत्ता पक्ष, मैं क्षमा चाहती हूँ, जो ऑडियंस भी है पूरा युवा है, और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि बिहार में रोजगार एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। रोजगार, नौकरी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। और जैसे ही सबसे पहले एक फिगर आया था कि हम इतना लाख देंगे, उसके बाद से आप देखिए लगातार क्लेम किए जा रहे हैं कि हम उससे बढ़ के देंगे। और कल बिहार कैबिनेट का डिसीजन देखिए, इस पे आना पड़ा कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां बिहार में अगले 2025 से 30 में दी जाएगी। मतलब साफ तौर पे कि जो बिहार का युवा है वो काफ़ी देख लिया, जात, कास्ट, रिलीजन, दंगा फसाद देख लिया, अब वो भी आगे बढ़ना चाहता है। अब एक और बड़े मुद्दे की बारी है, और वो बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में करेक्शन करना चाहता है, और मैं कुछ इस पे आंकड़े भी, जब तेजस्वी जी का जवाब सुनूंगी तो वो आंकड़े भी मैं रखूंगी। चुनाव आयोग एक अच्छा काम करना चाहता है ताकि जो घुसपैठिए हैं या वो वोटर्स जो नहीं यहाँ के नागरिक हैं, उनका वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, वो वोट ना दे पाए। इसमें आपको क्यों आपत्ति, और इतनी आपत्ति है कि आप लोग पूरा एक पावर शो लेके सड़क पर उतर आए, आप और राहुल गांधी? इसमें थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, हमें आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल 3-4 चीज़ों को लेकर के उठाया जा रहा है। पहला टाइमिंग, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा जो 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं, और 5वां जो है, क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो नागरिकता इस देश के लोगों को वो देंगे, वो बताएंगे? कौन तय करेगा? तो हमारा सिंपल सवाल है, हमने मना नहीं किया, आप करते हैं। लेकिन लास्ट कब हुआ था? 2003 में। 2003 के बाद अब 25 में, जब 2 महीने बाकी है चुनाव को, तो आप करा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि 8 करोड़ जो हमारे वोटर हैं, आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 11 जो गरीब के पास नहीं है? कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में एक नया लिस्ट जारी किया, तब उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? या ठीक लोकसभा के बाद ही आप करा देते? आप क्यों नहीं कराए लोकसभा के बाद? पूरा टाइम मिलता लोगों को, जो बाहर है वो भी आकर के डॉक्यूमेंट दे सकते थे।
आप कुछ दिन पहले ड्राइव चलाते हैं कि डुप्लीकेसी वोट ना हो, इसलिए आधार को लिंक किया जाए। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे, आप राशन कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? ये तो बड़ा सवाल उठता है और दुख होता है। देखिए मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता जी जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हो तो बता दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग अपना काम अच्छा कर रहा है या बुरा? गाइडलाइन हर बार बदला जा रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ। कई जगह पहुंचे नहीं है, खुद ही अपलोड कर रहे हैं साइन करके। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से चीजों को दिखा रहा है इनके ड्राइव को कि ये जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही क्योंकि संख्या को पूरा करना है, आप वैसे पत्रकार पर आप जो केस करते हैं। आपकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। इंडिया गठबंधन भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते हुए बहुत जगह चुनाव जीता है, तब ये सवाल कहाँ चला जाता है? और ये सवाल आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए इसी वोटर से प्रधानमंत्री 3 बार बने, हाँ, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता? अगर उनको लगता है घुसपैठिया है तो यानी घुसपैठियों के वोट से वो बने, यानी फर्जी है चुनाव। लेकिन तेजस्वी जी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मैं सीमांचल के कई जिलों का जिक्र करना चाहूंगी, कई वहां पर जितने नागरिक हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, तो वो वेरिफिकेशन करने में क्यों ऐतराज है और क्यों दिक्कत है? आप तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आधार कार्ड दिया कौन, किसकी सरकार ने दिया? 2005 से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, एनडीए बीजेपी की सरकार है। 11 साल से होम मिनिस्टर देश का अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई घुसपैठिया भी आकर के अगर हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाता है तो जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मंजूर होगा, या फिर आप ये भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चल रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है तो मानते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और इलेक्शन कमीशन से पूछा भी। और दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं माना? ठीक है, या ज्ञानेश गुप्ता जी आके क्यों नहीं बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुझाव दिया और एक बार भी क्लैरिटी नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे सुझाव? संजय सिन्हा जी। तेजस्वी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे आज भी अपराध हो रहे हैं, काफ़ी आपराधिक घटना हो, मगर जो जंगल राज का टैग आप लोग के ऊपर लगा हुआ है और लालू जी के ऊपर लगा हुआ है, अब पार्टी में अभी भी लालू जी के नाम पर ही वो पार्टी की छवि है, उसको कैसे काउंटर के आप लोगों ने जैसे राक्षस राज कुछ और भी संज्ञा दिया है अभी बढ़ते हुए अपराध को, मगर लोगों में उतना ज़्यादा प्रचलित उस समय का जो 15 साल का जो जंगल राज है वो मतलब अभी भी लोगों में जहन में है। सवाल सीधा सीधा वही है कि जंगल राज की छवि से आप कैसे निकल पाएंगे? खेमका जी की हत्या हुई 6 साल पहले, इसी एनडीए सरकार में उनकी बेटा की हत्या हुई। उनके परिवार के लोगों ने क्या बोला कि लालू जी का लाख गुना शासन आज के सरकार से बेटर था। तो जहाँ घटनाएं हो रही हैं लोग सहमे हुए हैं। हाँ ठीक है, इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है या एक वर्ग है वैसा, हमारे ऊपर लगा दीजिए, मीडिया के ऊपर लगा दीजिए। बीजेपी माइंडेड मीडिया, आप बीजेपी माइंडेड मीडिया थोड़ी है। हम बीजेपी माइंडेड मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। और एक वर्ग है ऐसा कि भाई वो इस प्रोपेगेंडा को, इस परसेप्शन को हमेशा जिंदा करके रखना चाहता है कि भाई लालू जी का शासन था तो ये था, लालू जी का शासन था तो वो था। लेकिन आज क्या क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पंचायत के मंच पर शिक्षा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, जातीय समीकरणों की बात हो रही है, लेकिन सनातन महाकुंभ की भी बात होना इस मंच पर बहुत जरूरी है। और मैं उस सनातन महाकुंभ का इसलिए जिक्र करना चाहूंगी, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए और कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सबसे पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। क्या लग रहा है कि जिन जातिगत समीकरणों को साधते हुए तेजस्वी यादव की राजनीति है उसको बाबा बागेश्वर या ये सनातनी महाकुंभ जो है वो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है? अब देखिए, बागेश्वर बाबा को हम अच्छे से जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन उनका बयान कभी जो है आता रहता है। ठीक है, पहली बात जो बयान वो देते हैं वो हमारे संविधान के खिलाफ देते हैं। ये देश में सबों को हक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका समान अधिकार है।
तो पहला जो वो बयान देते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, आपके माध्यम से अगर बाबाओं तक पहुंचा दे तो विनम्र उनसे हम आग्रह करेंगे कि ये बाबा लोग कम से कम बेरोजगारी का भी पर्चा निकाल दे कि बेरोजगारी कब ख़त्म होगा, महंगाई का भी पर्चा निकालें, अच्छी शिक्षा चिकित्सा सबको मिले उसके लिए भी निकालें। और देखिए, सबसे बेहतर हम जात धर्म में ना बटे, बेहतर इंसान बनाने की बात की जाए, सब में अमन हो, सब में चैन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो हम चाहेंगे कि बाबा इसके बारे में बात करें। अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर है, कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें देना, क्या तेजस्वी यादव को, आरजेडी को अपनी गलती लगती है? और इस बार अगर सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग होने जा रही है तो क्या फॉर्मूला होगा? अभी आपने पहले सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, आप कह रहे कि 70 सीट देकर के गलती हो रही है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगती है? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वही सवाल है, तो सवाल में ही आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ। पहले वाले का कि भाई उनकी अपना दल है, हम लोग नहीं चलाते हैं। दूसरा कि कुछ हमसे कोई गलतियां हुई या किसी औरों से गलतियां हुई हो, उस चीजों को सॉर्ट आउट हम लोग इस बार मिलकर के कर। ठीक है। Zee News.